हेलो गाइस, चलिए आजिए भाई सालोग जल्दी से, है ना। आजिए सालोग जल्दी आजिए, जल्दी आजिए। चलिए, ये कौन है भाई, क्या बात कर रहा फालतू की कुछ। चलिए आपस में बात मत करो बेटा, आ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, बेहतरीन शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में ना स्लीपर पहन लेता हूँ, चप्पल पहन लेता हूँ, क्योंकि इस माइक में ना करंट है, तो अगर स्लीपर ना पहनो तो प्रॉब्लम होती है। कोई पता नहीं कहाँ है, छोड़ दो। आ जाते हैं इस मुद्दे पे आते हैं। चल भाई क्लास स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। हिस्ट्री की क्लास है। मैं एक बार फटाक से टाइम टेबल एक बार बताया तो बहुत बच्चे हैं जो, क्योंकि अभी 4 बजे मैंने एक वीडियो किया था, एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया भाई साहब। उसने एसएससी ने पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है, कौन सी वैकेंसी क्या कहानी। 4 बजे वाला वीडियो देख लेना जाके, ठीक है। चलिए, तो अपनी सुबह 7 बजे क्लास होती है, 7 AM में क्लास होती है। मोटिवेशन सेशन होता है, मोटिवेशन के लिए, आपके अंदर जान डालने के लिए, आप में एनर्जी डालने के लिए 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो होता है एक। उसके बाद 8 बजे वाली क्लास में करंट अफेयर्स करते हैं हम लोग, टॉपिक के साथ हम पूरा एक दिन का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में 8:30 8:30 AM में अपन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर करते हैं। उसके बाद में 9 बजे सुबह 9 AM वाली क्लास में हम लोग ट्रिक करते हैं। ये होते हैं सुबह के क्लास। चारों क्लास मिला के टोटल टाइम कितना होता है, 35 से लेकर के 40 मिनट्स का। आप ये चारों क्लास देखिए, 35-40 मिनट में चारों क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद में फिर एक क्लास होती है थ्योरी की 12 बजे दोपहर को थ्योरी क्लास है, जिसमें ज्योग्राफी करा रहा हूँ। एक शाम को 6 बजे 6 PM क्लास है, जहाँ पर हिस्ट्री करा रहा हूँ, ये वाली क्लास। और 12 AM वाली क्लास है, जहाँ पर मैं खजाना कराता हूँ, जो आपको मालूम है क्या कराता हूँ, पूरा एक अच्छे टॉपिक कंप्लीट करता हूँ। थ्योरी की 3 क्लास, 12 PM, 12 PM, 6 PM और 12 AM। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 1 बजे वाली क्लास, 2 बजे, 5 बजे और 8 बजे। 8 बजे ज्योग्राफी क्वेश्चन प्रैक्टिस, 5 बजे हिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस, 2 बजे पॉलिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 1 बजे वाली क्लास में क्या कराता हूँ, 1 बजे वाली क्लास में आपका मैं ऑल सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। क्लियर है? चलिए इतना क्लियर हो गया, बहुत सुंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बेहतरीन शानदार तरीके से मुद्दे में। चलिए, तो मैंने क्या स्टार्ट किया, ध्यान सुनना। मैंने आपको शुरू में बिल्कुल 3 पॉइंट लगवाए थे, बिल्कुल 3 पॉइंट कराए थे। कौन से? मैंने आपको बोला था कि जब 707 में औरंगजेब एक्सपायर हो जाता है तो 3 पॉइंट्स मैंने कराए थे। पहला पॉइंट मैंने क्या कराया था, आप लोगों को कि मुगल जो पावर से, जो मुगल शासक आते हैं, जो मुगल राजा आते हैं, किंग आते हैं, वो पावरफुल नहीं रहते, कमजोर होते हैं, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली कमजोर थे। जब वो कमजोर होते हैं तो सारे लोग चाहते हैं कि वो दिल्ली की गद्दी में वो बैठ जाएं। चलिए, सेकंड आता है भाई साहब, क्या सेकंड पॉइंट मैंने कराया था, जो ब्रिटिश और फ्रेंच वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और क्या क्या रीजन नहीं है। और थर्ड पॉइंट मैंने आपसे बोला था मराठाओं के बारे में, कि मराठाओं जो हैं ये साउथ की पावर थे, लेकिन नॉर्थ में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल पहली क्लास थी जो अपनी आपकी कौन सी, हिस्ट्री वाली, वहां पर मैंने कराया था। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो बच्चा डेली क्लास देखता होगा उसको मालूम होगा। चलिए, अब मैं आज बताऊंगा मराठाओं वाला पॉइंट, मराठाओं का पॉइंट बताऊंगा। क्लियर है? मराठाओं वाला पॉइंट बताऊंगा। चलिए साहब देखिए, पहला पॉइंट क्लियर है, ब्रिटिश और फ्रेंच वाली सारी कहानी क्लियर है आप लोगों को। प्लासी का युद्ध, बक्सर, प्लासी बैटल, बक्सर बैटल, सब कुछ समझा दिया था मैंने। चलिए, मराठाओं के बारे में ध्यान सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं। जो मराठा थे, मैं बिल्कुल 1707 के आसपास की कहानी बताऊंगा। उसके पहले वाली कहानी जब मैं मेडावल हिस्ट्री कराऊंगा तो वहां पे कराऊंगा, ठीक है। चलिए, 1750 के आसपास में औरंगजेब के मरने के बाद जो हिंदुस्तान था, मराठा यहाँ के पावर थे, मराठा महाराष्ट्र की शक्ति थी, महाराष्ट्र में इनका राज था। लेकिन ये भी नॉर्थ इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब नॉर्थ इंडिया में आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि जो दिल्ली में गद्दी है, जो दिल्ली का जो राजा है, ये कमजोर है। अगर हम दिल्ली के गद्दी में बैठ गए तो हमारा काम बन जाएगा, हम पूरे हिंदुस्तान में राज कर लेंगे। ये मराठाओं के दिमाग में कहीं ना कहीं था। चलिए, जब मराठा साउथ से नॉर्थ आते हैं, मतलब महाराष्ट्र से चल के उनका मन था कि वो दिल्ली वाली गद्दी में कब्जा करें। इसी बीच में एक गड़बड़ी होती है, और गड़बड़ी क्या होती है कि 1761 में, कब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई स्टार्ट होती है। किसकी? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई स्टार्ट होती है। पानीपत का थर्ड बैटल स्टार्ट होता है। और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, जो कौन है, मंजेश, क्या हो गया, मंजेश ब्लॉक कर दूं आपको, मंगेश ब्लॉक कर दूं, बोलो तो हाँ या ना बोल दो, क्या बात कर रहे हो। चलो, 1761 में लास्ट मैसेज था आपका। इसके बाद अगर मैसेज देखूंगा बात करने का, ब्लॉक कर दूंगा बाबू प्लीज। चलिए, 1761 में
पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। फिर सवाल आता है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है किसके किसके बीच में होती है? ये होती है अफगानों और मराठाओं के बीच में। किसके? अफगानों और मराठाओं के बीच में, मराठा के बीच में। अब अफगान में से कौन सा राजा था? अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अफगान में से था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। और मराठाओं में से कौन था? मराठा में से बालाजी जो बाजीराव थे, जो बालाजी बाजीराव थे, इनका बेटा था विश्वास राव। कौन था? इनका बेटा था विश्वास राव। कौन था? विश्वास राव। क्लियर है? ये होती है लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। और जब पानीपत, बफरिंग हो रही क्या? नहीं, बफरिंग नहीं हो रही है। इज और एवरीथिंग ओके है, एवरीथिंग ओके है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। तो मराठाओं की तरफ से थे कौन? बालाजी बाजीराव और उनका बेटा विश्वास राव। और मुगल अफगान के साइड से कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा हार जाते हैं, मराठे हार जाते हैं। क्लियर बात है? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे हार जाते हैं। डन। चलिए, अब सवाल यह आता है, ध्यान से सुनना, कि मराठा हारे क्यों? वाई? एक। दूसरा, दिल्ली की पॉइंट ऑफ व्यू में, दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, दिल्ली की गद्दी के कॉन्टेक्स्ट में आप पानीपत के तीसरे बैटल को कैसे लेते हो? तीसरा, जो हारे मराठा उसका प्रभाव क्या हुआ? जो मराठा हारे उसका प्रभाव क्या हुआ? और चौथा, मराठाओं का फ्यूचर, मराठाओं का फ्यूचर। चलिए भाई, मराठा हार गए। अब बात भाई, मराठा क्यों हार गए? सबसे बड़ी बात तो होती मराठा नहीं जानते हो? बहुत सुंदर। अब मराठे क्यों हार गए? ध्यान से सुनना। वाई? जो पहला रीजन था मराठाओं के हारने का, वो सबसे जो पहला और जो सबसे बड़ा रीजन था वो था चौथ और सरदेश मुखी वसूलना। जो मराठे थे ये चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे। ये एक तरीके का लगान था। चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे, ये एक तरीके का लगान था, सरदेश मुखी। चौथ जो होता था ये 1/4 होता था और सरदेश मुखी 1/10 होता था। मराठा क्या करते? चौथ और सरदेश मुखी जब वसूलते थे तो काफी जो छोटे छोटे राजा होते थे बड़े नाराज थे इनसे, किनसे? मराठाओं से। और इसी कारण से आप देखो कि जब पानीपत की लड़ाई होती है तो पानीपत की थर्ड वाले बैटल में राजाओं को मराठाओं के साइड से खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि भाई मराठा हिंदुस्तान के थे। कुछ राजा अब्दाली की साइड से खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि मराठाओं से बड़ी नफरत थी उनको चौथ और सरदेश मुखी वसूलने के कारण। ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है मराठाओं के हारने का। क्लियर है? मराठाओं के हारने का सबसे बड़ा रीजन क्या माना जाता है? मराठाओं के हारने का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है आपका क्या? कि बिल्कुल मराठाओं के, चलिए बिल्कुल, तो मराठाओं के हार का सबसे बड़ा रीजन क्या था? चौथ सरदेश मुखी वसूलना, जिससे राजाओं में गुस्सा था। और यही कारण था कि कुछ लोग मराठाओं की तरफ से न खड़े हो गए, अहमद शाह अब्दाली की तरफ से खड़े हो गए। और अहमद शाह अब्दाली तो ऑलरेडी लड़ने के लिए फेमस था, उसने मराठाओं को हरा दिया। चलिए, अब जब मराठाओं को हरा दिया किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। तो मैंने बता दिया भाई रीजन क्या था, सबसे बड़ा रीजन यही था। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बताओ, दिल्ली की जो गद्दी है अब है क्या? देखो पानीपत कहां पे है? ये है आपका दिल्ली और ये है पानीपत, बिल्कुल नजदीक। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो कि दिल्ली में बैठा है मुगल सम्राट, दिल्ली में बैठा है मुगल सम्राट और पानीपत में लड़ाई हो रही है, पानीपत में लड़ाई हो रही है अब्दाली और मराठाओं की, और मुगल सम्राट उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। इससे समझ सकते हो कि मुगल सम्राट की क्या औकात थी। एक और देसी भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में एक दरवाजा है, सबके घर में दरवाजा होता है, आपके घर में भी है। ये मेन रोड है, आपके दरवाजे के बाहर दो लोग आकर लड़ाई कर रहे हैं, आपके दरवाजे के बाहर दो लोग आकर लड़ाई कर रहे हैं। और आप क्या करते हैं? दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं लड़ाई हो रही है और शांति से दरवाजा बंद करके आप बैठ जाते हैं। इससे क्या समझोगे आप? इससे आप यह अंदाजा लगाओगे कि आप पावरफुल नहीं हैं, आपकी औकात नहीं है, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस लड़ाई में शामिल हो जाओ। कि एक तो है कि भाई किसी एक आदमी की तरफ से शामिल हो जाओ लड़ाई में, और ये कि फिर दूसरा क्या, भाई सबको अलग करो, भाई मेरे घर के बाहर मत लड़ो, तुमको जहां लड़ना है लड़ो, आप ये बोल सकते हो। लेकिन
आप ये देखो कि दिल्ली के पास में पानीपत है, यहां पर लड़ाई हो रही है अब्दाली और मराठाओं के बीच में, और दिल्ली वाला शासक चुप्पी मार के बैठा हुआ है। मतलब कौन? राखी सावंत नहीं, राखी सावंत तो बहुत तेज हैं, दिल्ली का शासक मतलब चुप्पी मार के बैठा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो भाई दिल्ली के मुगल सम्राट की औकात क्या थी। और औरंगजेब के मरने के बाद दिल्ली के मुगल सम्राट की हालत लगभग हो गई थी, बहुत गंदी हो गई थी। चलिए नेक्स्ट, हारने का प्रभाव क्या हुआ? ध्यान से, बहुत इत्मीनान से सोचो, सारे आंसर आप निकाल लोगे। मैं बात कर रहा हूं कब की? मैं बात कर रहा हूं 1761 की। 1761 में मराठे हार चुके हैं, इसका प्रभाव क्या होगा जल्दी बताओ। मैंने क्या आपसे बोला था कल? मैंने बोला था आपसे क्या? कल मैंने आपसे ये बोला था कि 1750 के आसपास जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उनके सामने कुछ कॉम्पिटिटर थे, कुछ प्रतिद्वंदी थे। कौन कौन थे? एक, मुगल। तो मुगल के बारे में तो ऑलरेडी आपको मालूम है, हालत गंभीर है, तो ऑलरेडी इनके रास्ते से हट गए। ब्रिटिश के रास्ते में जो कुछ लोग थे मुगल थे, इनको लगता था ये मुगल परेशान करेंगे बाद में। मुगल तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। दूसरा कौन था? बंगाल। दूसरा कौन था? बंगाल। और आपको मालूम है कि 1757 में जैसे ही प्लासी की लड़ाई होती है तो बंगाल लगभग कंट्रोल में आ जाता है किसके? अंग्रेजों के। तीसरा कॉम्पिटिटर का कौन था? मराठा। कौन थे? मराठे। मराठे ऑलरेडी खत्म हो गए 1761 में। और चौथा कॉम्पिटिटर था कौन आपका? फ्रांसीसी या फ्रेंच। तो जो फ्रेंच है ऑलरेडी, मैं बात कर रहा हूं 1761 की बात कर रहा हूं ना, ये देखो ना, मैं 1761 की बात कर रहा हूं। और आपको मालूम है कि 1760 में एक वांडीवास की लड़ाई हुई थी, उस दिन मैंने बताया था वांडीवास की लड़ाई, और इसमें फ्रेंच लगभग खत्म हो जाते हैं, लगभग समाप्त हो जाते हैं। अब ब्रिटिश के सामने कोई भी नहीं बचा हुआ है, लगभग सारे के सारे लोग समाप्त हो चुके हैं। अब ब्रिटिश के लिए रास्ता पूरा का पूरा क्लीन हो गया है, पूरा का पूरा क्लीन हो गया है ब्रिटिश के सामने से रास्ता। और अगर अब सवाल ये आएंगे, यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा है, अगर मराठे पानीपत जीत जाते तो क्या होता? तो ये क्वेश्चन के लिए इतिहास में पूछने के लिए ठीक है, लेकिन जो हो गया हो गया, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। क्लियर है? तो 1761 की जो लड़ाई होती है, इसका प्रभाव क्या हुआ? ब्रिटिश के लिए रास्ता, पूरा मैदान खाली हो चुका है। अब ब्रिटिश आराम से हिंदुस्तान में राज करेंगे। और एक और कॉम्पिटिटर बचेगा, कौन? मैसूर। एक और कॉम्पिटिटर बचेगा मैसूर। तो मैसूर के बारे में भी अभी हम बात कर लेंगे। चलिए, अब जब 1761 में जब मराठे हार गए तो मैंने क्या क्या पॉइंट बता दिया आपको? मैंने क्या क्या पॉइंट बताया? क्यों हारे बता दिया, दिल्ली की बात बता दी मैंने आपको, प्रभाव बता दिया। फ्यूचर देखते हैं, अब मराठाओं का फ्यूचर देख लेते हैं। चलिए, अब हम मराठाओं का फ्यूचर देख लेते हैं। वांडीवास की लड़ाई कल बता दी थी बाबू मैंने, वांडीवास की लड़ाई मैंने कल बता दी थी। जीतते तो क्या होता, इसके लिए जगह नहीं होती बेटा। जीतते तो क्या होता, वही होता, कुछ नहीं होता, जो हो गया हो गया। चलिए, अब फ्यूचर क्या होगा मराठाओं का? मराठाओं का फ्यूचर कुछ नहीं होगा। 1761 के बाद में मराठा की कहानी ऐसी होगी कि जो बालाजी बाजीराव थे, ध्यान से सुनना, जो बालाजी बाजीराव थे, इनके 3 बेटे थे। एक था विश्वासराव, क्या था? विश्वासराव। दूसरा था माधवराव, और तीसरा था नारायण राव। कौन था? विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। और बालाजी बाजीराव के भाई का नाम था रघुनाथ राव। क्या नाम था? रघुनाथ राव। क्या नाम था? रघुनाथ राव। चलिए, मैंने बताया पानीपत की जब तीसरी लड़ाई होती है, इसमें विश्वासराव मारा जाता है और इसी टाइम पे ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। तो जो चाचा जी थे, इनको लग रहा था कि शायद मैं राजा बन जाऊंगा, मैं गद्दी में बैठ जाऊंगा, लेकिन भाई साहब माधवराव को गद्दी में बैठा दिया जाता है। जब माधवराव को गद्दी में बैठाया जाता है तो माधवराव ने क्या काम किया, क्या नहीं किया नहीं पता, सिर्फ एक काम इसने किया था, बड़ा काम। और ये काम क्या किया था इसने? की याद करो, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी किसके साथ में? शाह आलम द्वितीय के साथ में, शाह आलम सेकंड के साथ में। मैंने परसों बताया था, उसमें शाह आलम सेकंड को ब्रिटिश ने कहा था कि तुम कहाँ रहोगे, अब इलाहाबाद के किला में रहोगे, कड़ा के किला में रहोगे। माधवराव ने शाह आलम सेकंड को लेकर के दिल्ली की गद्दी में वापस बैठा दिया था। सिर्फ इतना काम किया था माधवराव ने, और अचानक एकदम से माधवराव भी एक्सपायर हो जाते, माधवराव की मृत्यु हो जाती है। जब माधवराव की मृत्यु होती है, अब बचे चाचा जी और छोटा भाई। तो चाचा जी को कहा, साहब मेरे सामने भी रास्ता क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गड़बड़ हो गया,
नारायण राव को गद्दी में बैठा दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और जब नारायण राव को गद्दी में बैठा दिया गया तो चाचा जी बहुत नाराज, बहुत गुस्से में। जब चाचा जी बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो कुछ दिन बाद अचानक न्यूज आई कि भाई साहब नारायण राव भी एक्सपायर हो चुके हैं। खत्म। अब जब भाई साहब तीनों बेटे एक्सपायर हो गए, बाप एक्सपायर हो गया, तो अब रघुनाथ राव का राजा बनना लगभग तय था। और जैसे ही रघुनाथ राव को राजा बनाने का प्लानिंग चल ही रहा था, इसी बीच में न्यूज आती है कि जो माधव राव है, जो माधव राव की जो विडो पत्नी है, जो विधवा पत्नी है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, ये 9 महीने के अंदर ही सब बात हुई थी ना, है ना, क्योंकि 1 साल में तो बेटा पैदा होगा ना, 9 महीने के अंदर ही बात होती है। तो माधव राव की वाइफ ने बच्चे को जन्म दिया है और उस बच्चे का नाम रखा गया सवाई माधव राव। क्या रखा गया? सवाई माधव राव। इस बात से भाई साहब ये बात जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते कौन? ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते कौन? आपके रघुनाथ राव, मतलब चाचा जी। और चाचा जी क्या करते हैं, 1775 में अंग्रेजों से बोलते हैं कि देखो भैया, अब हमसे नहीं सहा जाता है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप लोग एक काम करो, आइए मराठाओं को मारो कूटो और मैं आपकी कठपुतली बनने को तैयार हूं। कैसे? जैसा कि मीर जाफर, मीर कासिम लोग बने थे ना, वैसी कठपुतली बनने को तैयार हूं। कौन? किसने बोला? रघुनाथ राव ने। किसने बोला? रघुनाथ राव ने। जब रघुनाथ राव ने बात की कि कठपुतली बनने को तैयार हूं, तो ब्रिटिश तो बैठे थे तैयार, बोले कोई दिक्कत नहीं, चलो। और भाई साहब 1775 में स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट एंग्लो मराठा बैटल। अंग्रेज मराठी लड़ाई स्टार्ट होती है। पहली लड़ाई होती है 1775 में। क्लियर है? तो पहला एंग्लो मराठा, कौन सा? पहला एंग्लो मराठा बैटल स्टार्ट होता है 1775 में। चलिए, और जब पहला एंग्लो मराठा बार स्टार्ट होता है, बैटल स्टार्ट होता है ब्रिटिश और मराठाओं के बीच में। मराठा ऑलरेडी कमजोर थे, लगभग हारना तय था। लेकिन इसी बीच में जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स का ऑर्डर आता है कि भैया अभी हम लड़ाई करने नहीं आए हैं, हमारा उद्देश्य कुछ और है। हमारा उद्देश्य अभी ये है, अभी हमको एरिया में कब्जा नहीं करना, ज़्यादा फांसो मत लड़ाई के चक्कर में, ये आपस में लड़ने मारने दो, इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारा टारगेट है कि हम बंगाल को लूटना है। जैसे ये मालूम चलता है तो ब्रिटिश क्या करते हैं, तुरंत बैटल खत्म करते हैं 1782 में। 1782 में जो लड़ाई हो रही थी, पहला एंग्लो मराठा बैटल था, इस लड़ाई को खत्म करते हैं। और इस लड़ाई को खत्म किस संधि से करते हैं? सालबाई की संधि। कौन सी संधि? सालबाई। 1782 में 1782 में सालबाई की संधि के साथ में क्या करते हैं, जो पहला एंग्लो मराठा बैटल था इसको खत्म कर देते हैं। और इस संधि को 20 साल की शांति की संधि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? 20 साल की, 20 ईयर्स की पीस ट्रीटी भी कहा जाता है, शांति की संधि भी कहा जाता है। ठीक है, 20 डन। चलिए, क्या हो गया बेटा? काहे बात करते हो, इतनी बात क्यों करते हो भाई? आप इतनी बात क्यों करते हो? 1 मिनट। चलिए, किसने बोला भाई एमटी से रिजल्ट आ गया? कौन झूठ बोल रहा है? झूठ है कहीं, कुछ नहीं आया एमटी का रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आया, मैंने देख लिया। चलिए, तो भाई साहब सालबाई की संधि को 20 साल की संधि कहा जाता है। और जो सालबाई की ट्रीटी थी, जो ब्रिटिश और मराठा के बीच में हुई थी, इसमें डील ये हुई थी कि भैया 20 साल तक, 20 ईयर्स तक हम आपस में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो 20 ईयर्स कौन से? 1782 से लेकर के 1802 तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम मतलब मराठा और ब्रिटिश, अंग्रेज और मराठी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। किस मतलब 20 साल तक। इन 20 सालों में जो ब्रिटिश थे वो पावरफुल होते जा रहे थे, लगातार पावरफुल होते जा रहे थे। लेकिन मराठे आपस में लड़ाई कर रहे थे, आपस में मराठे टूट रहे थे। और इन 20 सालों में ब्रिटिश पावरफुल होते गए। और मराठे लड़ लड़ के 5 भागों में टूट गए। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में टूट गए। कौन कौन से 5 पार्ट थे? पहला था कौन सा? पूना के पेशवा। जो पूना के पेशवा है वो भी मराठा हैं। तो पहला था पूना के पेशवा, दूसरे थे इंदौर के होलकर, ये सारे मराठे थे, 5 पार्ट में टूट गए थे। इंदौर के होलकर, तीसरे थे नागपुर के भोसले। कौन थे? नागपुर के भोसले। ठीक है, चौथे थे बड़ौदा के गायकवाड़। कौन थे? बड़ौदा के गायकवाड़।
गायकवाड़ और 5वें थे ग्वालियर के सिंधिया। कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया। क्लियर? तो इन 20 सालों में ब्रिटिश लगातार पावरफुल होते जा रहे थे, होते जा रहे थे। क्या हुआ? चले, तो ब्रिटिश इन 20 सालों में लगातार पावरफुल होते जा रहे थे। सर जी खाइएगा? मेरे सामने जलेबी है, खाइएगा? आप खाओगे? एक मिनट ना, जिल ललचाए रहा ना जाए। स्टार्ट करें? खाने वाले को लालच मत दिया करो, सारी व्यवस्था रख के बैठता हूं मैं। चलो, तो 1782 से लेकर के 1802 के बीच में ब्रिटिश लगातार पावरफुल होते जा रहे हैं। अब मराठे आपस में लड़ते जा रहे हैं और लड़ाई का रिजल्ट आप देख सकते हो। इतनी लड़ाई की आपस में कि भाई साहब 5 पार्ट में टूट गए। पूना के पेशवा, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया। डन? क्लियर? चलो, अकेले के लिए नहीं, आप भी खा लो, आ जाओ। चलिए। अब संधि कब तक थी? जो ट्रीटी थी कब तक थी? 1782 से लेकर के कब तक थी? 1802 तक। जैसे ही 1802 होता है, इस टाइम पे एक व्यक्ति भेजा गया था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को भेजा गया था भारत गवर्नर जनरल बनाकर, और लॉर्ड वेलेजली को सिर्फ यह कहकर भेजा गया था कि तुम भारत जाओगे और ढेर सारे राजाओं को अपने अंदर में ले लो, अपना एरिया बढ़ाना है, राजाओं को हरा के उनकी जमीन पर कब्जा करो। वेलेजली को भेजा इसी कारण से गया था। और वेलेजली का सेकंड टारगेट कौन बन गया? मराठे। और 1803 में अंग्रेज और मराठाओं के बीच में, मतलब ब्रिटिश और मराठाओं के बीच में दूसरा लड़ाई लड़ी जाती है। सेकंड एंग्लो मराठा लड़ाई, द्वितीय आंग्र मराठा लड़ाई लड़ी जाती है। कब? 1803 में। 1803 में, बिल्कुल 1803 में ब्रिटिश और मराठाओं के बीच में, अंग्रेज और मराठाओं के बीच में सेकंड एंग्लो मराठा लड़ाई लड़ी जाती है। सेकंड, हाँ जलेबी ले लो भाई, कौन रोका है? ले लो। सेकंड एंग्लो मराठा लड़ाई लड़ी जाती है किसी बीच में? आपका ब्रिटिश के बीच में। डन है? आसान है? चलिए, ये जो लड़ाई लड़ी जाती है लगभग ऐसी लड़ाई थी, लगभग इसमें मराठे खत्म हो चुके थे। और एक फॉर्मेलिटी और होगी। कब? आपका 1817 में। एक फॉर्मेलिटी और होगी 1817 में, 1817 से 1818, 1 साल का। और ये होगा आपका तीसरा एंग्लो मराठा बैटल, और इसमें मराठे खत्म हो जाएंगे। मराठा इज ओवर, मराठे खत्म। ठीक है? तो मैंने आपको कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने आपको स्टार्ट किया था पानीपत की तीसरी लड़ाई से, और बढ़ के कहाँ तक आ गया? 1817, 1818 तक। अब पानीपत के पहले का जो मराठाओं का इतिहास है वो भी आपको बता दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। क्लियर है? डन? तो जो तीसरा हमारा पॉइंट था, सेकंड वाला पॉइंट हमारा था मराठाओं वाला, क्लियर हो गया है ना? बोलो जल्दी से। अगर मराठाओं वाला पॉइंट क्लियर हो गया तो फिर मैं मैसूर समझा देता हूँ। ठीक है? क्या हुआ रे, कितनी बात करते हो? किसने बोला ठंडी है जलेबी? किसने बोला? कोई ठंडी वंडी नहीं है। दूसरे की थाली का खाना हमेशा खराब लगता है। चलिए, फॉर्मेलिटी मतलब कि एक इंसान, ये मान लो एक इंसान बिस्तर में लेटा हुआ है, लगभग आधा मरा हुआ है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और अंत में जब उसकी हालत बहुत गंभीर होगी तो आप भी फॉर्मेलिटी के लिए उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हो ना। डॉक्टर ऑलरेडी मना कर चुका है कि ये नहीं बचेगा, इसकी सेवा करो, फिर भी एक बार चलो डॉक्टर यहाँ दिखा लेते हैं। भाई जी नहीं मानता। वही था मराठे सेकंड एंग्लो मराठा बैटल जो है, जो दूसरा आंग्ल मराठा लड़ाई लगभग उसी में ही खत्म हो गए थे, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए थर्ड वाली लड़ाई होती है और मराठे ओवर हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर है ना? डन? चलिए, अब आते हैं भाई साहब, हम मैसूर पढ़ लेते हैं। मैसूर इंपॉर्टेंट है, मैसूर बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी बातें औरंगजेब के मृत्यु की बाद की हैं। चलिए, मैसूर में एक राजा था भाई साहब, हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली।
जो हैदर अली था ये बहुत फेमस माना जाता था, जो हैदर अली था ये बहुत फेमस था, बहुत पावरफुल माना जाता था। मैसूर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, किसके लिए? ब्रिटिश के लिए मैसूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैसूर और अंग्रेजों के बीच में लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, 4 लड़ाइयाँ, कितनी? 4 लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं मैसूर और किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में। तो वो 4 लड़ाइयाँ इंपॉर्टेंट, उसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान रखना, एक बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैसूर और अंग्रेज, मैसूर और अंग्रेज के बीच में जो पहली लड़ाई लड़ी जाती है वो थी 1767 से लेकर के 1769। आप टाइम देख रहे हो? टाइम देख रहे हो? 1767, समझ रहे हो? प्लासी खत्म हो चुका है, ब्रिटिश जीत चुके हैं। बक्सर खत्म हो चुका है, ब्रिटिश जीत चुके हैं। पानीपत तीसरा वाला खत्म हो चुका है, मराठे खत्म हो चुके हैं। बंगाल इनके हाथ में ऑलरेडी आ चुका है, सब कुछ खत्म है। बस एक मैसूर लग रहा था ब्रिटिश को कि मैसूर हमको प्रॉब्लम करेगा, तो अब ये मैसूर के पीछे पड़ेंगे और अब मैसूर को भी खत्म कर देंगे। तो 1767 से लेकर के 1769 में मैसूर और अंग्रेजों के बीच में होती है लड़ाई। मैसूर मतलब हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होती है क्या? लड़ाई। इसको बोलते हैं पहला एंग्लो मैसूर बैटल। क्या बोलते हैं? पहला एंग्लो मैसूर बैटल। क्या बोलते हैं? पहला एंग्लो मैसूर बैटल, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या बोलते हैं? पहला। आज के लिए इतना ही बहुत है, टाइम हो गया क्या? हालांकि थक तो मैं भी गया हूं, नहीं कर ले, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, हट। जिसको नहीं पढ़ना बेटा चले जाओ, बाद में कर लेना। मनीषा अग्रवाल, नहीं बेटा थोड़ी सा बचा, थोड़ी कर लेते हैं ना। चलो, ब्रिटिश और मैसूर के बीच में लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं पहला एंग्लो मैसूर बैटल। मैं फिर से बोलता हूं, बीच में क्लास छोड़ के जाने का मतलब है, बीच में क्लास में ज्वाइन होने का मतलब है कि आपको हिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आने वाली है। और आज नहीं तो कर फिर सिर्फ पटकोगे सर हिस्ट्री समझाओ, और उस टाइम पे मैं एक ही चीज़ करूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। यहाँ भी ब्लॉक करूंगा, व्हाट्सअप में बोलोगे तो व्हाट्सअप में भी ब्लॉक करूंगा। क्लियर कहानी है। फ़ोन करोगे तो फ़ोन में ही ब्लॉक करूंगा। मैं इतने अच्छे से अगर ज्योग्राफी हिस्ट्री समझा रहा हूँ, दोबारा अभी नहीं समझाऊंगा, टाइम लगेगा। हिस्ट्री कंप्लीट करने में 2 महीना लगेगा, ज्योग्राफी में 2 महीना लगेगा। अच्छे से करा रहा हूँ, तो जिम्मेवारी कि अच्छे से पढ़ लो। क्लियर है? चलिए, पहला एंग्लो मैसूर बैटल, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से लेकर के 1769 के बीच में। इस टाइम पे कौन था अधिकारी? अंग्रेज अधिकारी था वर्लेस्ट। कौन था? अंग्रेज अधिकारी कौन था? वर्लेस्ट। क्वेश्चन पूछा करता है कि जो पहला एंग्लो मैसूर बैटल है, पहला आंग्ल मैसूर लड़ाई है, उस टाइम पे कौन था? वर्लेस्ट लड़ रहा था, ब्रिटिश के साइड से अधिकारी था। और हिंदुस्तान से कौन था? मैसूर से कौन था? मैसूर से आपका कौन था? हैदर अली था। और ये जो लड़ाई है ये आपका मद्रास की संधि के साथ में खत्म होती है। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। जो मद्रास का ट्रीटी है, मद्रास की ट्रीटी के साथ में ये लड़ाई खत्म होती है। तो पहली लड़ाई कब से हो जाएगी? 1767 से लेकर के 1769। क्लियर है? प्रथम आंग्ल मैसूर लड़ाई, प्रथम आंग्ल बैटल मैसूर के साथ में कब हो जाएगा आपका? कब? 1767 से 1769। डन। वर्लेस्ट के टाइम पे होती है और ये मद्रास की संधि, मद्रास की ट्रीटी के साथ में खत्म हो जाती है। चलिए, उसके बाद में अंग्रेजों की मैसूर से दूसरी लड़ाई होती है कब आपका? 1780 से लेकर के 1784। 1780 से लेकर के 1784। इसमें हैदर अली और अंग्रेज मतलब ब्रिटिश है। चलिए, लेकिन बीच में ही 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और हैदर अली का जो बेटा था टीपू सुल्तान, उसकी एंट्री होती है। किसी होती है? टीपू सुल्तान की एंट्री होती है। और टीपू सुल्तान ब्रिटिश के बीच में होती है लड़ाई। और जो ये लड़ाई है दूसरा एंग्लो मैसूर लड़ाई, सेकेंड एंग्लो मैसूर जो बैटल है, ये आपका 1784 में मंगलोर की ट्रीटी के साथ में समाप्त हो जाता है। मंगलोर की संधि के साथ में समाप्त हो जाता है। मंगलोर की ट्रीटी के साथ में समाप्त हो जाता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद में मैसूर और अंग्रेजों के बीच में जो तीसरी लड़ाई होती है वो होती है आपका 1790 से लेकर के 1792, जिसको बोलते हैं कि आपका थर्ड एंग्लो मैसूर बैटल या तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है? कॉर्नवालिस इस टाइम पे, कॉर्नवालिस के टाइम पे होती है। और ये आपका श्रीरंगपट्टनम किसका? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ में ये समाप्त हो जाती है। और इसमें लगभग मैसूर हार जाता है। और एक और कमाल की चीज बता दूं कि इसमें धोखा हुआ था, मैसूर के साथ में धोखा हुआ था, टीपू सुल्तान के साथ धोखा हुआ था। क्योंकि इस लड़ाई में मराठाओं ने और हैदराबाद का जो निजाम थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, धोखेबाजी की थी। टीपू सुल्तान के साथ धोखाबाजी हुई थी।
तीसरी वाली जो लड़ाई हुई थी, तीसरा एंग्लो मैसूर बैटल, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान लड़ते तो हो सकता है टीपू जीत जाते, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम और मराठाओं ने किया था धोखा, इन्होंने साथ दिया था अंग्रेज़ों का। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर बैटल है, तीसरा अंग्रेज और मैसूर लड़ाई है, इसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं, लगभग ख़त्म हो जाते हैं। और एक फॉर्मेलिटी होती है आपका 1799 में, जिसको फोर्थ मैसूर बैटल बोलते हैं, चौथा आंग्ल मैसूर लड़ाई बोलते हैं, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। डन। चलिए, ये था ऊपर आपका मैसूर के साथ में कहानी। मैसूर अंग्रेजों की चार लड़ाइयाँ होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला होता है 1767 से 1769, 1767 से 1769। दूसरा होता है 1780 से 1784, 1780 से 1784। तीसरा होता है 1790 से 1792, 1790 से 1792, और चौथा होता है 1799 में। क्लियर है? और फाइनली टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। डन। क्लियर? चलिए, तो ये कहानी हो गई। कल से बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने वाला, खतरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला था आज मैं, लेकिन पता नहीं आज मुझे क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और ऑलरेडी क्लास भी ज़्यादा चल रही है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा, देखो 1 घंटे क्लास में थोड़ा 5 मिनट कम कर दूंगा चलेगा, लेकिन किस दिन बीमार हो गया तो सीधे 5-6 दिन की क्लास अपनी जाएंगी, तो थोड़ा मुझे भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि 1-2 दिन से थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ, खाना पीना ठीक कर रहा हूँ। और आज ही जो हमारी आंटी हैं, तो वो पहले मैं उनको देता था 1500 रुपीज़, 1500 रुपये एक टाइम आती थी, खाना बना के झाड़ू पोछा करती थी। अब मैंने इनको बोल दिया कि भाई मैं आपको डबल दूंगा, लगभग डबल दूंगा, आपको सुबह शाम दोनों टाइम आना है और सारे काम करना है। मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी आपको डालना है, चाय भी बनाना है, खाना ही बनाना है, पानी खत्म हो गया तो पानी मंगाना है, सब्जी मंगाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, तो मैं बाकी जगह दिमाग नहीं लगा सकता। तो चीज़ें ठीक हो गई हैं, धीरे धीरे चीज़ें सब कुछ सेट हो रहा है, चिंता मत कीजिएगा। ऊपर वाला आशीर्वाद है, आपका प्यार है और मेरा पागलपन है, ये तीनों मिल जाएंगे ना, धुआं उड़ा देंगे। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं 8 बजे ज्योग्राफी के शानदार क्वेश्चन के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।